इसलिए पुराना वाला चल रहा है, नया कर दल बदल कानून की प्रासंगिकता को लेकर आज आपके सामने है। 35 साल पुराना कानून आज भी संदेह के दायरे में है। क्या हम ये जाने कि ये कानून प्रभावी है या नहीं प्रभावी है? हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं, पटना से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पाठक जी और इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार गोरखपुर। आइए पाठक जी के पास चलते हैं, तो बता रहे हैं। जी, दल बदल कानून के संबंध में मेरा मत है, यह कानून जो है एक बहुत ही आवश्यक कानून था और बिल्कुल सही समय पर हमारे संविधान में ये इंट्रोड्यूस हो गया। ऐसी परिस्थितियां अगर बनती हैं आज के समय में जैसी बन रही हैं, अगर ये कानून नहीं होता तो किसी भी एक सरकार का सामान्य फंक्शन कर पाना और 5 साल चल पाना असंभव सी बात होती। हमारे यहाँ 1985 से पहले दल बदल नाम के कानून का कोई प्रावधान नहीं था और लोग जो हैं अपनी सुविधा के अनुसार समय समय पर दल बदल लिया करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि 1985 में एक सरकार ऐसी आई जिसके पास इतना बहुमत था कि वो पार्लियामेंट से संवैधानिक संशोधन करा पाया और उसके बाद ये कानून 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बन के आया। अगर ये नहीं बना होता तो आज के समय की जो परिस्थितियां हैं और जितने राजनीतिक दल हमारे यहाँ हैं, शायद कोई सरकार कभी भी स्टेबल अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाती। इसलिए मेरा मत है कि दल बदल कानून जो है एक बहुत ही आवश्यक कानून है और जहां तक संभव है ये एक लचीला कानून भी है और उसके अलावे इसमें कठोरता का भी लक्ष्य रखा गया है। त्रिपाठी जी, आपने काफी करीब से पत्रकारिता के दौर में इसको देखा है, तो आप अपना अनुभव बताइए हमें। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1967 के पहले तो कानून नहीं था। 1967 के पहले की स्थिति देख लीजिए कि जो कांग्रेस से निकल करके कई धड़े जैसे सी राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई तो उसको लेकिन वो एक वैचारिक प्रतिबद्धता थी। आज वो वैचारिक प्रतिबद्धता वो खत्म हो गई। 1967 आते आते स्थितियां बहुत भयावह हो गई। 67 में हरियाणा में जो हुआ वो तो मतलब लोकतंत्र के नाम पर एक कलंक ही कह सकते हैं कि एक व्यक्ति 9 घंटे में 3 बार पार्टी बदलता है। जो हसनपुर के पलवल के हसनपुर के जो विधायक गयालाल, जिसी से आया राम गया राम ये मुहावरा गढ़ा गया। तो और आखिर में इसका लाभ भी कांग्रेस ने उठाया और ये कांग्रेस के जमाने में भी ये कानून बनाया। 1985 में राजीव गांधी जब प्रेसिडेंट कट हो गया शायद नेटवर्क प्रॉब्लम उनको कट गया नेटवर्क। आप पाठक जी इस पे थोड़ा सा आपको जैसे भारतीय राजनीति में केवल दो दशक के अंदर ही आ गया। ये देखिए, लोकतंत्र में डिसेंट बहुत जरूरी है। हम मतभेद है, पार्टी से मतभेद है, विचारों से मतभेद है, तो हमको खुल करके अभिव्यक्ति करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन वो वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि क्षणिक स्वार्थ के लिए कि हमको फला पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाएगा तो हमने पाला बदल दिया, या हमको कुछ करोड़ रुपए में जो लीड कर रहे हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो उच्च आदर्शों का पालन करें। हमारे 1967 के पहले के नेताओं को देखिए तो उनसे इस तरह की शंका नहीं थी उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में। लेकिन जैसे गिरावट इतनी हुई है, बिल्कुल हम एक तरह से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह, हमारा जिसे लोकतंत्र में जो आचरण है, जो उसकी मर्यादाएं हैं, जो उसके आदर्श हैं, वो बिल्कुल निरंतर गिरावट की ओर है।
कानून बन जाने से ही सिर्फ ये चीजें, ये अपने अंदर भी एक बदलाव महसूस होनी चाहिए। कानून पे जो खास तौर से खामियां सामने आ रही हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को डिसाइड करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष जिस पार्टी का होता है, निश्चित रूप से उस पार्टी को बचाने की उसकी भरपूर कोशिश होती है और उस पार्टी के लिए वो सब कुछ करता है। राज्यपाल भी कभी कभार जब किसी पार्टी से प्रतिबद्ध हो जाते हैं तभी स्थितियां बिगड़ जाती है। ले दे के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो लटक ही जाता है। होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उसी तरह सुनवाई होनी चाहिए जिस तरह से जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई होती है, कि 24 घंटे के अंदर फैसला हो जाए क्या हुआ। इसके अलावा ये हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, हमने उसको ब्रिटेन से कैरी किया। ब्रिटेन को ही देख लीजिए कि वहाँ सिर्फ 2 मौके ऐसे हैं जहाँ पार्टी का सदस्य पार्टी के खिलाफ मतदान नहीं कर सकता। एक है उसका जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, दूसरा मनी बिल, क्योंकि इन दोनों में सरकारों के गिरने का खतरा होता है। बाकी वो अपने ही सरकार के खिलाफ असहमत है तो बोल सकता है, उसकी सदस्यता नहीं जा सकती। यहाँ स्थितियां नहीं है। आप चर्चिल को देख लीजिए, आप मार्गरेट थैचर को देख लीजिए, इन लोगों ने अपने पार्टी के खिलाफ बोला है ऐसे ही, इन 2 मौकों को छोड़कर। हमारे वहाँ ये स्थिति नहीं है। एक डर भय बना हुआ है। आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों में नहीं है। पार्टियों में जो चयन की पद्धति है वो उसमें भी बदलाव होना चाहिए, लेकिन उस पर ये हमारी जो राजनीतिक जमात है एकदम से उसमें कुछ संशोधन करना नहीं चाहती। कोई वन मैन पार्टी है, कोई एक परिवार की पार्टी है, इस तरह की स्थितियां हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि इस कानून को इतना पेचीदा न बनाने में, सीधा साधा कानून बनाने में क्या दिक्कत है। और जब तक अपने अंदर की मॉरलिटी स्ट्रांग नहीं होगी, दल बदल कानून, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कानून बनाते हैं, इन पर कौन सा अंकुश रखेंगे। आपने 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, लेके हम चलते हैं पार्ट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका लोग सांसद जो होता है या कांग्रेस होता है वो जाके विपक्ष को बोलता है, पार्टी लाइन से हट बोलता है, लेकिन उसको कोई वो नहीं रहता। बाकी जो बिल बनाए हुए हैं उसको बिल्कुल छोड़ करके वो एक क्वेश्चन में था, लेकिन बट वो उसको आगे ले लेता है। उस बिल को लेकर के छोड़ करके 2 बिल छोड़ करके बाकी में कोई बात नहीं रहता, वगैरह कोई जारी नहीं किया जाता है। पार्टी लाइन से हट के बोलता है। अगर की बात है, देश से की बात है तो वो कर भी जाता है। तो क्या हम 2 बार इसमें बदलाव, एक बार कानून बना और वो प्रॉब्लम बनी हुई है, दूसरे लिंक दूसरी बार बात कट के आ रही है। दोबारा तो सुनिए, आप बताइए मेरे को कि क्या अब 33 साल बाद ये जो है टेक्निकली दिक्कत आ रही है कि टेंस हो जा रहा है। क्या हम आवाज इको कुछ ज्यादा हो रहा है, इको हो रहा है जी। क्वेश्चन पहले लिंक में जो प्रॉब्लम थी वो भी वही प्रॉब्लम इसी लिंक में है। पता नहीं मेरी आवाज कितनी क्लियर जा रही है। आपकी आवाज क्लियर है। आपने दोनों क्वेश्चन सुने? नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा था, इको कर रहा था आवाज। अब अभी ठीक है? अभी ठीक है। हाँ, मैं ये पूछने जा रहा हूँ, क्वेश्चन उठाया त्रिपाठी जी ने कि 35 की उन्होंने ये उठाया कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में सांसद जो होता है वो पार्टी लाइन से हट के भी बात करता है, लेकिन हमारे यहाँ एक मिनट इंग्लैंड में भी, तो इंग्लैंड में भी यही है, इंग्लैंड में भी सेम है, कई देशों में, यूरोपियन देशों में तो ये चीजें हैं, मतलब स्वतंत्रता है सांसद को। हमारे यहाँ क्या है कि उसको बांध दिया गया, आप व्हिप जारी कर देते हैं तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे ये बताइए, क्या 2 बार, एक बार कानून बना 85 में और 2003 में इसमें संशोधन हो,
तो क्या आपको नहीं लगता कि अब 35 साल बाद इसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए? क्योंकि खासकर कर्नाटक और राजस्थान की स्थिति हम देख, कर्नाटक और राजस्थान की स्थिति हमारे सामने है। कर्नाटक, राजस्थान जितने छोटे स्टेट हैं, गोवा में देख लीजिए, तो जहाँ दो चार छह जो है डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जब मेजॉरिटी में 2-4-6 की संख्या कम हो जाती है, जो जिसको मैजिक नंबर हम कहते हैं, तो वहाँ स्थितियां फिर इसी तरह की होती, फिर वही खरीद फरोख्त की चीजें। तो फिर मुझे तो नहीं लगा कि बहुत स्थितियां ऐसी बदली हैं, क्योंकि इस कानून से ज्यादा लोगों के मोरल को बदलने की जरूरत है। लाइन पर सामने मंच पर कुछ भी कहा जाता है, अंदर खाने हर वो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको कतई ना तो लोकतांत्रिक कहा जाएगा, ना ही किसी तरह से मतलब वैधिक कहा जाएगा। कि इन केन प्रकार सत्ता को हथियाने की जो प्रवृत्ति है वो कानून को ताक पर रख देती है। मॉरलिटी तो सुनील जी, आपके पास आ रहे हैं उसी क्वेश्चन के साथ। यथावत है, इसमें कोई फर्क। आवाज कट गई दीपक जी। आवाज सही आ रही है आपको? अभी आ रही है। हाँ, बोलिए। प्रश्न सुना आपने दोनों ने? हेलो। हाँ, मैंने ये बोला कि 1885 में ये कानून बना। जी 2003 में इसमें संशोधन आए। पिछले 35 सालों में कई राज्यों की स्थिति ऐसी है जो मैजिक नंबर के नाम पे, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह ये स्थितियां पैदा हुई। तो उसके कारण इस कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्या? कानून जहां तक अपनी जगह पर बहुत ही सही ढंग से बना हुआ है। ये कानून जो बना है इसमें बहुत सारी खामियां थी जो समय समय पर दूर किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि जहां व्हिप नहीं जारी किया जाता है वहां पर लोग जो हैं अपनी इच्छा से मतदान करने के लिए चले जाते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में कई जगह, जैसे कि राज्यसभा के चुनाव में ऐसा समस्या आया था बिहार में, जिसमें कि लोगों ने अलग कैंडिडेट अपने खड़े कर दिए और उनको अपने स्तर से वोट दिया, और उसके बाद उस समय उस चुनाव में व्हिप नहीं जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हुई और स्पीकर ने उनको दल से बाहर निकाला। तो फिर वो जो है हाई कोर्ट के द्वारा फिर उसको एस्टेब्लिश किया गया और स्पीकर के आदेश को बहाल रखा गया फाइनली। तो वैसी परिस्थितियां हमारे यहाँ बनते रहती हैं, और कानून जहां तक है ये, इसको अगर ज्यादा सॉफ्ट बनाया जाएगा अगर, तो फिर हमारे लिए ये परिस्थिति बार बार उत्पन्न होगी और फिर हमारा कभी भी कोई सरकार जो है टर्म पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए कानून जो बना है वो अपने आप में ठीक है। इवन हमारे यहाँ जो कानून शुरू में 85 में बना था, उसका एक पैराग्राफ 7 था जो कि बिल्कुल ही गैर संवैधानिक था। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी आदेश जो स्पीकर का होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं जा सकेगा, और ऐसा प्रोविजन लाना अपने आप में गैर संवैधानिक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पीकर कहीं बाहर से नहीं आते, वो भी विधायक दल या संसदीय दल के ही मेंबर होते हैं जो चुने जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी राजनीतिक शुचिता जो है बहुत ही उच्च लेवल की हो। जो वास्तविकता है हमारे यहाँ वो यही है। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल रिव्यू बहुत ही आवश्यक रहता है, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के द्वारा उस पैराग्राफ 7 को, 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 7 को हटाया गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स का जो पावर जो सीज किया गया था उसको क्वैश किया गया। तो हमारे यहाँ समय समय पर कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, और उसके लिए जो कानून अभी बना हुआ है वो अपने आप में
परिपूर्ण है, लेकिन हाँ, जहां ऐसी जब जब नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो बार बार संवैधानिक संशोधन या कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी परिस्थितियां आने के बाद ही वो समझ में आता है कि इसको किस ढंग से विधायिका डील करे। कानून से जुड़े हुए दो क्वेश्चन आपके सामने और रखना चाहूंगा कि सचिन पायलट मामले में जब सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विधानसभा का संवैधानिक अधिकार है, जब वो निर्णय देगा उसके बाद हम निर्णय देगा। उन्होंने स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट ने हालांकि। और दूसरी चीज ये है कि एक बार लोग अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाया नहीं जाता। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा गया है। लोकतंत्र में या किसी भी स्वस्थ समाज में हर आवाज को एक आयाम मिलना चाहिए, वो सहमति की हो या असहमति की हो, मेजोरिटी की हो या माइनॉरिटी की हो। मेजोरिटी और माइनॉरिटी से मेरा कहना विचारों की मेजोरिटी और माइनॉरिटी से हो। अगर कोई छोटा संघ है वो अपनी बात को रखना चाहता है, या एक या दो मेंबर है, तो उसकी बात को भी सुना जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल सही कहा गया है कि असहमति को भी सुना जाना चाहिए, और असहमति में जहां तक संभव हो वहां तक अगर कोई बात गैर संवैधानिक न हो या ऐसा न हो जो किसी समाज को या किसी कानून को या किसी सरकार को प्रभावित करे गलत रूप से, तो उसको आवाज मिलनी चाहिए और उसको सुना जाना चाहिए। और जहां तक सवाल है, तो ये निश्चित रूप से सबसे पहला जो प्रिविलेज अधिकार जो है वो स्पीकर का ही होता है कि वो मामले को सुने। सबसे पहले कंप्लेंट भी उसी के समक्ष फाइल किया जाता है, और उसके बाद वो सुनता है। जब तक वो सुन के तय न कर दे कि इसमें क्या एक्शन लिया जाए, क्या इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है या न लागू होता है, क्या इन्होंने जो कार्य किया है वो कानून सम्मत है या गैर कानून सम्मत है, तो वैसी परिस्थितियां में जब तक उसको स्पीकर तय न कर ले तब तक किसी भी न्यायालय को वहां पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। विवेकानंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी प्रश्नों के साथ कि क्या राज्यपाल को अधिकार होना चाहिए और उसके क्या हम नुकसान हो सकते हैं, या विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए? देखिए, ये अधिकार राज्यपाल को हो या लोकसभा अध्यक्ष को, मैं थोड़ी सी कानून के हट से बात करता हूँ, इन किसी के पास हो, लेकिन डिसीजन 24 घंटे के अंदर देन एंड देयर होनी चाहिए, न कि बहुत अपने स्वार्थों के, अपनी प्रतिबद्धताओं के मुताबिक, पार्टी प्रतिबद्धताओं के मुताबिक उसको लिंगर ऑन करने की प्रक्रिया। मैं इस कानून के विरोध में नहीं हूँ। ये कानून बिल्कुल, जैसा पाठक जी ने कहा कि बिल्कुल मुकम्मल है, लेकिन जो 2-3 लेखनाज हैं इसमें, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो इसको लटकाए रख सकता है चाहे जितने दिन। अभी बसपा वाला मामला जो राजस्थान में है वो लटका ही हुआ है। इसके अलावा जुडिशियरी में जो प्रावधान हटाने की बात उन्होंने की कि जुडिशियरी में आप जा सकते हैं, तो जुडिशियरी में भी वो लिंगर ऑन होता है, क्योंकि होना ये चाहिए कि जमानत पर जिस तरह से जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई होती है 24 घंटे, वो कट गया उनका। 24 घंटे के अंदर जो सुनवाई होती है उसी तरह सुनवाई होनी चाहिए, उनका कहने का मतलब रखनी चाहिए। हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1994 में रवि एस नाइक बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इस्तीफा तय करने का आधार नहीं हो सकता कि संबंधित सदस्य किसी पार्टी की सदस्यता छोड़ दिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये टेक्निकल शब्द है। एक बार जरा क्वेश्चन अपना दोहरा दें, क्लियर नहीं हो पाया। 1994 में रवि एस नाइक बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल इस्तीफा ये तय करने का अधिकार नहीं हो सकता कि संबंधित सदस्य ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इस बारे में तकनीकी रूप से
नहीं क्लियरिटी है। आवाज मिली दीपक जी, आपको? नहीं ये आपने आवाज जो तो कहा वो लास्ट में क्या इस्तीफा कह रहे हैं, क्लियर नहीं हो हाँ रहा। हाँ, हेलो इस्तीफा हेलो इस्तीफा इस्तीफा। ना लास्ट वर्ड क्या आपने लास्ट सेंटेंस कहा, वो एक बार दोहरा दें। वो सदस्यता छोड़ दी है पार्टी ने। अगर कोई इस्तीफा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इस्तीफा उन्नीस सौ देता है कहाँ, चौरानवे पार्टी से इस्तीफा देता है? विधायक या सांसद वो इस्तीफा दे सकता है। तो क्या वो पार्टी से उसकी सदस्यता छोड़ दी है, ये इसका मतलब ये तय करने का मानक नहीं है, आधार नहीं है। नहीं, मेरा जहां तक मानना है, वर्तमान परिस्थिति में अगर ये तय करने का आधार नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि कोई भी विधायक या सांसद कभी किसी दल से चुना जाएगा और बाद में उस दल से इस्तीफा दे देगा, तो फिर वो एक विधायक के रूप में या एक सांसद के रूप में बना रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में समस्याएं हमेशा उत्पन्न होंगी और फिर वही बात आ जाएगी कि हमारे डेमोक्रेसी में जब भी शासन व्यवस्था अगर है तो उसको चलाने के लिए कोई सरकार होनी चाहिए और सरकार स्टेबल होनी चाहिए। सरकार अगर स्टेबल नहीं रहेगी तो कभी भी कोई भी हम किसी भी देश का विकास का कार्य जो है कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कोई भी सांसद या विधायक अपने दल से इस्तीफा देता है तो इस्तीफा देने का मतलब ही है कि उसने वो जो जनता के सामने वादा किया था, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस व्यू के साथ जनता ने उसको चुन के भेजा, उस प्रतिबद्धता को उसने छोड़ करके अपने विचार बदल लिए हैं। तो ये तो जनता के साथ न्याय नहीं होगा कि हमने किसी खास व्यक्ति को उसके किसी खास घोषणा पत्र के माध्यम से या किसी खास दल के घोषणा पत्र के माध्यम से किसी को चुना और चुनने के बाद अगर वो हमारे विचारों से अलग होकर के और दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है या सदस्यता से इस्तीफा दे देता है पार्टी के और वो बना रहता है तो वो हमारे विचारों से छल होता है। वैसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि ये होना चाहिए। हालांकि निश्चित रूप से इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कहा कि कई बार परिस्थितियों के आधार पर या अपने मुद्दों के आधार पर लोग पार्टी छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को छोड़ चुका है। लेकिन जो चीज आइडियोलॉजिकल रूप में हमारे सामने आती है वो वास्तविक रूप में नहीं आती। वास्तविकता यही है आज के समाज में कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से इस्तीफा देता है तो उसकी नीयत वो नहीं रह गई जिस नीयत से उसने उस पार्टी को ज्वाइन किया था या विधानसभा या लोकसभा को ज्वाइन किया था। तो वैसी परिस्थितियों में आज के समय में प्रासंगिक यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी को त्यागता है तो वैसी परिस्थिति में उसकी सदस्यता जानी चाहिए अगर वो सिंगल मेंबर के रूप में नहीं है। त्रिपाठी जी के पास आना चाहूंगा। अनवर अली और शरद यादव मामले में जेडीयू में हेलो उनकी राज्यसभा सदस्यता को खत्म करने की बात करी। सुन रहे हैं आप मेरे को त्रिपाठी जी? तो ये इस मामले में मुझे बताइए क्या जब से हेलो हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार आई है तब से दल बदल कानून को दुरुपयोग बिल्कुल आवाज साफ नहीं हो रही है बिल्कुल। आप पाया आवाज कि सदस्यता सदस्यता जानी चाहिए ये काम। कि आप ही के पास में आना चाहूंगा वापस। दल क्या जब से हमारे यहाँ इस तरह की सरकारें आई हैं जो मतलब एक गठबंधन पे चलती है तब से दल बदल कानून का अधिक दुरुपयोग हुआ है। दीपक जी, अगर आप माइक लगा लेते तो ज्यादा क्लियर आवाज आ पाती। क्लियर नहीं हो पा रहा क्वेश्चन में।
आवाज नहीं आ पा रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब से गठबंधन की सरकारें आई हैं तब से दलबदल कानून का अधिक दुरुपयोग हुआ है। आप दोनों बारी बारी से जवाब दें। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। नहीं आ रही। पाटिल जी आप तक अभी आ रही है। आ रही है ना? अभी आ रही है। क्या जब से गठबंधन की सरकारें आई हैं तब से दलबदल कानून का अधिक दुरुपयोग हुआ है। कर्नाटक और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मामले हमारे सामने है और जदयू ने भी नीतीश कुमार ने साथ रहते हुए यादव और अली अनवर की राजकीय संस्था इस नाम पे माफ करने का वेंकैया नायडू से कहा था कि इसको समाप्त करनी चाहिए। आपको नहीं लगता जब से कानून को ज्यादा दुरुपयोग तो वर्तमान स्वरूप में हमारे जी अब हमारे यहाँ पूरे देश में जो है वो राजनीतिक गठबंधनों का दौर आ चुका है। जी। कहीं भी इतनी सारी पार्टियां हो चुकी हैं कि किसी भी एक पार्टी के बूते की बात नहीं है कि वो कहीं भी अकेले बूते पे सरकार बना पाए। और वैसी परिस्थितियों में या तो प्री पोल अलायंस या फिर पोस्ट पोल अलायंस उनको करना ही पड़ता है। और ये वर्तमान समय में हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है और अच्छा भी है, क्योंकि उसमें अधिक पार्टी होंगे तो अधिक जनता को अपनी आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब चुनाव के बाद हम ये देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति बन गई कि 3 या 4 दल प्रोमिनेंट हैं और किसी के भी पास उतनी बहुमत नहीं है कि वो सरकार बना पाए। तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो पोस्ट पोल अलायंस किया जाए या फिर प्री पोल अलायंस। तो जहां तक पोस्ट पोल अलायंस का सवाल है उसमें फिर दल बदल कानून के कहीं भी कोई प्रासंगिकता नहीं है, न पहले थी न आज है और न ही आगे आने की जरूरत भी है। उसको बिल्कुल वहां पे अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां प्री पोल अलायंस है, जहां पर कि पूर्व चुनाव गठबंधन बना हुआ है, तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ते हैं और उसमें कुछ खास वादे किए जाते हैं जो दोनों दल या 2 या 3 जितने भी दल हो वो मिलकर के जनता को ये बताते हैं कि हम लोग एटलीस्ट इन मुद्दों पे एक साथ रहेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो जनता की ये समस्याएं सुनी जाएंगी। तो जनता ये उम्मीद करती है, जनता जब भी वोट करती है किसी विधायक को या सांसद को, तो ये मान के चलती है कि वो अगले 5 साल हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और अगले 5 साल हमारी ही बातों को संसद में पहुंचाएगा। तो वैसी परिस्थिति में जबकि प्री पोल अलायंस जो होता है उसमें जब दल इधर से उधर हो जाते हैं तो फिर वही बात आ गई कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में बनाया गया उसके बाद जो उसके पहले की जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति जनता के सामने आज भी बनी हुई है। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण में हम लोग बिहार में खुद ही देख रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए आज के समय में कि एंटी डिफेक्शन लॉ को प्री पोल अलायंसेस के ऊपर भी कुछ सीमाओं तक लागू किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि उतनी ही कठोरता से लागू किया जाए, क्योंकि कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो उसको अगर आप बहुत कठोर बना देंगे तो उसको अप्लाई करना थोड़ी समस्या होती है। उसको थोड़ा लचीला बनाना पड़ता है ताकि प्री पोल अलायंस भी बन पाए। अगर उसको बिल्कुल इसी कानून को टोटो उठा करके रख देंगे आप तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, प्री पोल अलायंस हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ही नहीं पाएंगे लोग। उनको पता रहेगा कि कल होकर के क्या स्थिति हो सकती है कोई नहीं जानता। लेकिन इस कानून को उसको भी दायरे में लाना चाहिए, जो प्री पोल अलायंसेस होते हैं उनको भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिए टू सम एक्सटेंट, मेरा मानना है। अब उसकी क्या विशेषताएं होंगी, क्या तरीके होंगे, वो शायद वो लंबे बहस का चीज है, लेकिन वो लागू किया जाना चाहिए टू सम एक्सटेंट।
विवेकानंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस प्रश्न के साथ। मुझे एक चीज बताइए कि अ, बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ वो लड़ा गया आरजेडी और जेडीयू में, और बाद में सरकार चलाई भाजपा के। तो क्या ये जनता के साथ धक्का नहीं हुआ? ये दल बदल का कानून का विरोध एक तरह से एक बीच का रास्ता नहीं निकल गया? बतौर पत्रकार आपका क्या दृष्टिकोण है? ये राजस्थान में भी ये बिहार में भी यही स्थिति हुई, महाराष्ट्र में भी आप देखे ही हैं यही स्थिति है। तो देखिए, इसमें नीति और नियति दोनों का सवाल है। बात मैं बार बार इस नियति पर ही जोर दे रहा हूँ कि नियति जब तक साफ नहीं होगी, या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ये इसमें तय होता है कि जो हमारे कुछ सैद्धांतिक उस पर आए, हम लोगों ने मेलजोल हुआ और उसके बाद जो है 5 साल गवर्नमेंट चलाने के लिए हमने एक अलायंस किया। उस अलायंस को तो उस समझौते के मुताबिक चलना चाहिए, चलना ही चाहिए। जनता ने उसी के हिसाब से आपको बहुमत दिया है या सत्ता सौंपी है। तो उसमें अगर आप किसी तरह का घालमेल करते हैं या किसी तरह का डिच करते हैं, तो निश्चित रूप से वो ये जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है और जनता की भावनाओं के खिलाफ भी है। तो इस पर तो एक अंकुश होना ही चाहिए, क्योंकि अगर अंकुश नहीं होगा तो ये स्थितियां रुकने वाली नहीं है। जो नियत है वो नियत दिन प्रतिदिन बदनीयत में बदलती जा रही है। दिक्कत यही हो रही है, वरना कानून लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम उनको प्रतिनिधि चुन रहे हैं अपना ना, और प्रतिनिधि निश्चित रूप से जनता अपने से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कि हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। और जिस उम्मीद से हमने प्रतिनिधि चुना, वो उम्मीद जाते मतलब सदन में जाते ही उसने दगा कर दिया उन मूल्यों से, उन सिद्धांतों से, उन वादों से जो वो करके गया था। उसके ठीक उलट उसने पार्टी बदल दी। उसने जो जनहित के मुद्दे थे उससे उन्होंने अपने को किनारा कर लिया, अपने धुर स्वार्थ को उन्होंने प्राथमिकता दी। तो इस पर तो एक अंकुश होना ही चाहिए, और इस पर अंकुश मुझे लगता है कि ये अंकुश जनता के उस पर होना चाहिए जो एक बार बार उठ रही है कि राइट टू रिकॉल की। तो राइट टू रिकॉल ये जब तक नहीं होगा तब तक जो है इस पर अंकुश नहीं लगेगा। उन्हें एक डर जनता, क्योंकि जनतंत्र में जनता ही सॉवरेन है, सर्वसंप्रभु जनता ही है। तो जनता के हाथ में उनको ये भय रहेगा कि हम तो रिकॉल कर लिए जाएंगे फिर से। ये सत्ता वहां से जानी चाहिए जो सत्ता सौंपता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं पाठक जी, आप एक चीज बताइए, राइट टू रिकॉल हमारे संविधान में कहीं पर भी 85 के पहले, 85 के पहले कहीं पर भी दल शब्द का उपयोग या पार्टी शब्द का उपयोग नहीं किया गया। मतलब हम एक सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो राइट टू रिकॉल अगर आता है, क्या ये दल कानून को खत्म कर देना चाहिए, दोनों 91 और 63 से? मैं अपना मत ये रखता हूं कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इतना बड़ा हमारा संसद है, इतने सारे विधायिकाएं हमारे यहाँ, इतने सारे राज्य हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर राइट टू रिकॉल जैसी चीज लाई जाएंगी तो फिर ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में भी कोई भी विधायक या कोई भी सांसद जो है 5 साल, आप ये तो कह सकते हैं कि वो किसी भी दल में चले जाएं और किसी भी दल में 5 साल पूरा कर लेते हैं, लेकिन 5 साल पूरा करने के क्रम में विकास का कार्य वो कितना कर पाते हैं, ये एक समस्या रहती है। हालांकि इसके दोनों पक्ष में मानता हूं, कुछ स्वार्थ भी है और कुछ बाकी समस्याएं भी हैं, लेकिन उसके साथ अगर एक आप राइट टू रिकॉल ला देते हैं, ऐसे ही इतने सारे चैनल बने हुए हैं सरकार के अगेंस्ट में, या फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके अगेंस्ट में आक्रोश जाहिर करने के इतने सारे माध्यम हैं कि उतने माध्यमों का उपयोग करने के बाद अगर हम राइट टू रिकॉल का भी लाते हैं
तो ये हमेशा कहीं ना कहीं कोई आवेदन एक पेंडिंग रहेगा किसी भी सांसद, किसी भी विधायक के अगेंस्ट में, और राइट टू रिकॉल का एक पूरा का पूरा प्रक्रिया चलता रहेगा। तो ये जो है एक निगेटिव विचारधारा को जन्म देगा और ये निगेटिव एक्टिविटी को हमेशा जिंदा रखेगा। राजनीतिक गतिविधियां हमारे यहाँ, अगर मैं बात करूं पिछले 6-7 सालों से पहले की, तो हमारे यहाँ राजनीतिक गतिविधियां इतनी तीव्र नहीं हुआ करती थी जितना अभी लास्ट 6-7 सालों में है। ऐसा माहौल महसूस होता है कि हम लोग लगातार चुनाव में ही है पूरे देश में। मैं किसी दल का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि लगातार ये महसूस जनता को कराया जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में ही आप हैं। तो जनता नए प्रतिनिधि को चुनने पे विचार करे या जो चुना गया है उसको वापस करने पे। जहां तक विवादों का सवाल है तो उसके लिए बहुत सारे कोर्ट्स बने हुए हैं और वहां पे जो भी इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट्स होते हैं उसको वहां पे ले जाया जाता है। अगर किसी को गलत ढंग से चुना गया है या किसी ने गलत ढंग से कोई जानकारी प्रस्तुत किया है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है, उसका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन उसमें अगर हम राइट टू रिकॉल एक जोड़ देंगे तो हमारे समझ से अभी हमारे यहाँ न तो हमारा वोटर इतना निष्पक्ष हो पाया है या इतना जागरूक हो पाया है, ना हमारे पास अभी उतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम कहीं ना कहीं हर जगह पूरे देश में जो है हर विधायक या सांसद के खिलाफ, और ये चलते रहेगा। अगर एक बार आप राइट टू रिकॉल जैसी चीजें ला देंगे तो उसमें प्राथमिक आवेदन देने के लिए एक मिनिमम बनाना पड़ेगा आपको कि कम से कम इतने लोगों को उसमें जोड़ा जाए, इतने लोगों के सिग्नेचर से ये राइट टू रिकॉल का पहला जो आवेदन है वो मूव हो सकता है। और उसके लिए लोग जो है लगे रहेंगे और हमेशा छोटे स्तर पे भी राजनीति होती रहेगी, जबकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा विकास पे ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि निगेटिव चीजों पे। तो मैं मानता हूं कि राइट टू रिकॉल आज के समय में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। हालांकि सुनने में अच्छा लगता है और ये कुछ लोगों के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, लेकिन मेरा विचार है कि राइट टू रिकॉल के बजाय अगर आपने गलती से गलत प्रतिनिधि चुन भी लिया है तो 5 साल कोई ऐसा विशाल समय नहीं होता, या एक खास करके किसी खास विधायक या सांसद को इतना अधिक अधिकार भी नहीं रहा होता है कि वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाए। तो मेरा विचार है कि राइट टू रिकॉल जो है ये एक टोटली पॉलिटिकल एजेंडा है और इसके अलावा इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। तो राइट टू रिकॉल को हम न ला करके अगर हम अपने एंटी डिफेक्शन लॉ को ही ज्यादा अगर सक्षम बनाए, अगर अधिक स्किल्ड उस कानून को बना पाएंगे तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। जी आपका क्या कहना है इस बारे? राइट टू रिकॉल जो है मिनिमम उसका अगर प्रोविजन बनेंगे तो उसके कुछ क्लॉजेज होंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि एक विधानसभा से या एक लोकसभा क्षेत्र से 10 लोगों ने चिट्ठी भेज दी तो राइट टू रिकॉल वो सांसद वापस लौट गया। उसकी एक्टिविटीज दिखी 5 साल में क्या, और रही बात की 5 साल। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन या आईटीआर फाइल करना एक मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए राइट टू रिकॉल के लिए? वो पब्लिक करेगी, वो राइट नहीं करेगी वो, और नहीं ये लोग करेंगे। एक प्रोविजन जैसे हमने वोटिंग का एक प्रोविजन दिया तो उसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया, हर व्यक्ति के पास फोन है। जो संसाधनों की बात है, संसाधन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा संसाधन की जरूरत है। ये तमाम टीवी शोज में जो मैसेज के थ्रू ओपिनियन कॉल की जाती है तो वो बहुत आसान हो गया है। पहले ज्यादा कठिन था, अब इस टेक्नोलॉजी के युग में ये कोई कठिन नहीं है। और रही बात कि 5 साल कोई ज्यादा समय नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। आप 5 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर एक सांसद या एक प्रतिनिधि आपके भावनाओं के अनुकूल या आपने जो अपेक्षाएं की है उसके अनुकूल नहीं वो आचरण करता है या आपकी मुद्दे नहीं उठाता है या कुछ इस तरह के गर्हित आचरण करता है जो असंसदीय हैं या लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध हैं, तो निश्चित रूप से वो पावर जनता के ही हाथ में होना चाहिए। इसी तरह से जब ये क्या कहते हैं कि
दुरुपयोग, अब कुछ लोग हैं जो सूचना के अधिकार के तहत जो है दरखास्त डालते रहते हैं, तो क्या आप उस कानून को खारिज कर देंगे कि सूचना का अधिकार ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूसेंस फर्टिलाइजर का काम करते हैं और सिर्फ जो है झोला लेकर के और एक दूसरे की शिकायत करते हैं। ओवरऑल वो कानून बेहतर है। उस कानून को किस तरह से लोग ले रहे हैं वो बात दूसरी है। जो उसमें कुछ खामियां तो होगी, कोई परफेक्शन नहीं होगा, कोई भी व्यवस्था आप बनाइए कोई खामियां होगी, लेकिन ओवरऑल इस कानून का बहुत फर्क पड़ेगा लोगों के, खास तौर से जिस तरह से जनता चुन करके और एक बार बिल्कुल उस तरह से होती है, निरीह सी हो जाती है कि वो विधायक और सांसद उसके साथ एक खुदा की तरह बर्ताव करता है, जैसे वो प्रभु है, वो प्रभु के कुछ भक्त हो जाते हैं और भक्त के अलावा जो शेष जो है निगलेक्ट होते हो जाते हैं। तो एक उसके न दृष्टि में समग्रता रहती है, न एक समग्र विकास की चीजें हो पाती हैं। तो इसलिए भी ये आज की मांग है, जिस तरह से दिनों दिन इनका आचरण संदिग्ध होता जा रहा है और जिस तरह से लोग आते जा रहे हैं हमारी इन उच्च जनतांत्रिक संस्थाओं में, उसके लिए जरूरी है या तो फिर इनकी अब जैसे जो आपराधिक सांसद हैं, इस तरह से जिन पर FIR दर्ज है उनको आप सीधे चुनाव से बाहर करिए। एक फेयर चुनाव सुधारों से भी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बिल्कुल गुंफित हैं ये सब चीजें, और ये समग्रता में ही बहुत पाठक जी, मैं आपको सीधे आना चाहूंगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है कि क्या चुनाव रिफॉर्म की आवश्यकता है देश को? मतलब उनका जो कहने का जो मतलब है, चुनाव सुधार की आवश्यकता देश को है। कनेक्टिविटी बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, रुक जाइए, मैं अब आपको आप कृपया अपना सवाल एक बार दोहरा दें, मैं सुन नहीं पाया। मैं पूछना चाह रहा था आपसे राइट टू रिकॉल या चुनाव सुधारों की प्रक्रिया है, क्या चुनाव सुधारों की जरूरत है सरकार भारत में? हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। चुनाव सुधार आपने पूछा कि क्या रिलेवेंट है? आपने चुनाव सुधारों की जरूरत है इस समय? चुनाव सुधारों की जहां तक इस तरह से चीजें चल रही है वो काफी निगेटिव है मेरा समझ। ऐसा है दीपक जी कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहेगी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन समस्या ये होती है कि चुनावों में वही व्यक्ति जाता है जो पब्लिक लाइफ में होता है और जो अपने रोजी रोटी से ऊपर उठ करके समाज को कुछ समय दे पाता है, जो एक आइडियोलॉजिकल सिचुएशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आम तौर पर वैसे लोग जो कहीं कोई सर्विस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वैसे लोग आम तौर पर चुनाव में नहीं जाते। चुनाव में वो जाते हैं जो पब्लिक लाइफ में है, जो जनता की समस्याएं सुनते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको पब्लिक लाइफ में 10 जगह जाना भी होता है और कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो वहां पे बहुत तरह की बात होती है। कई बार आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं या फिर आपने गलत पक्ष में साथ दे दिया तो आपके ऊपर 2-4 केस हो जाना राजनीतिक जीवन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। कई बार आपको जानबूझ के भी वो करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासनिक आदेश कुछ ऐसा होता है, वो जनता की सेवा के लिए नहीं होता है, वो किसी खास वर्ग के स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है जो कि शासन में बैठा हो। तो वैसी परिस्थिति में पब्लिक लाइफ में कई बार आपको कानून का उल्लंघन भी करना होता है। तो वहां पे वैसे लोगों के लिए अगर इस तरह का चुनाव सुधार किया जाएगा और उनको बार कर दिया जाएगा तो हम अच्छे जनप्रतिनिधि को नहीं ला पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जिन लोगों का आपराधिक इतिहास है, वैसे लोग जो कि एक
संघ बना करके और गलत कार्य करते हैं। अपराधियों का एक जत्था उनके साथ चलता है, जिनके ऊपर कई तरह के आपराधिक केस है। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ ऐसे भी प्रोविजन बना हुआ है कि अगर उनको कन्विक्शन हो जाता है तो उनको चुनाव में नहीं जाना है। और जहां तक चुनाव पत्र भरने का सवाल है, वहां भी उनको ये देना पड़ता है कि हमारे ऊपर कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, कितने सारे में चार्जशीट हो चुका है। तो वो सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। अब अगर इसको आप ज्यादा कठोर बनाएंगे तो फिर हमारे सामने समस्या वही होगी कि आखिर जनप्रतिनिधि कौन होगा। वैसा आदमी जो कि अपना बिजनेस संभालता है, क्या वो आदमी आएगा आपको रिप्रेजेंट करने? वो नहीं आएगा। आएगा वही जो पब्लिक लाइफ में समय दे पाता है। तो उनके ऊपर ये समस्याएं बनी रहेंगी। मैं ये नहीं कहता कि अपराधियों को राजनीति में आना चाहिए। वैसे लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जैसे अभी हमने देखा यूपी में एक अपराधी विकास दुबे जो था, वो पूरी तरह से मनसा बनाए हुए था कि मैं राजनीति में आ जाऊं, और निश्चित तौर पे वो राजनीति में आता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और यही हमारे यहाँ वास्तविकता है। तो वैसे लोगों को बार करने की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन उसको भी बहुत अगर आप कठोर कानून बनाएंगे तो फिर आपको अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक चीज है पाठक जी की, राजनीति में ऐसे लोगों की अधिकता बढ़ती चली जा रही है जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। ये मैं एडीआर की रिपोर्ट देख रहा हूँ हमेशा, तो एडीआर की रिपोर्ट में दे रहा है कि वो उनके ऊपर कितने केस हैं, क्या है। तो एक बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या इस पे बैन लगना जरूरी है? क्योंकि और भी लोग हैं, प्रतिनिधि और भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल दुकान वाले को लेके आए, और भी लोग हैं पार्टी के अंदर जो प्रतिनिधि बन सकते। पाठक जी, बिल्कुल ये देखना चाहिए कि जनता जो है वो वोट उसी को करे जिसकी छवि अच्छी है। लेकिन ये तो वास्तविक चीज है नहीं ना। आज के हमारे समाज में जनता ये नहीं देखती। वो ये देखती है कि हमको कौन सूट करता है, वो कौन हमारे क्षेत्र का है या हमारी जाति विशेष का है या कुछ और देखता है। तो ये जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सिर्फ कानून बना करके इस चीजों में बदलाव हम नहीं ला सकते हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे अपराधियों का जो है राजनीति में पदार्पण बढ़ते जा रहा है, और इसको रोके जाने की आवश्यकता बिल्कुल है। और जो आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, हमको वो पहचान करना होगा कि किनका उद्देश्य आपराधिक है और किनका उद्देश्य जो है कानून तोड़ने का वो सामाजिक है। तो वैसे व्यक्ति जो आपराधिक उद्देश्य से कानून तोड़ते हैं उनको बिल्कुल बार किया जाना चाहिए। और वैसे व्यक्तियों पर अगर चार्जशीट हो जाता है अगर किसी मेजर ऑफेंस में, तो उनको बार कर देना चाहिए। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगा मैं। विवेकानंद जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो बड़ा इरिटेटिंग हो रहा है। आवाज जो है बिल्कुल कभी कभी स्क्रीन गायब हो जा रही है। बड़ा मतलब नहीं, एक क्वेश्चन लेके आपके पास जाऊंगा। क्या जिसके खिलाफ चार्जशीट हो जाएगी उसको उम्मीदवार बनने से रोका जाना चाहिए? क्योंकि पार्टी के पास और भी कार्यकर्ता है। बिल्कुल रोका जाना चाहिए, बिल्कुल रोका जाना चाहिए, बिल्कुल रोका जाना चाहिए। चार्जशीट जो हो गया, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? चार्जशीट के बाद तो रोका ही जाना चाहिए। और मैं छोटे मोटे अपराधों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जनता के साथ धरना देने में हो गए, धारा 144 लग गई, या ये और कुछ जो धाराएं हैं, मुझे वो धाराओं का पता नहीं, लेकिन 302, 376, 307 इन धाराओं वाले अगर आपके प्रतिनिधि होंगे तो फिर क्या उम्मीद करेंगे आप उनसे? और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, अब सोचिए कि तेजस्वी यादव गए थे क्रिकेटर बनने बंबई, वहां से फेल होके चले आए, वो राजनीति में गोल्ड मेडल मिल गया उनको, राजनीति के वो डिस्टिंक्शन मार्क पाने वाले हो गए। चिराग पासवान की स्थिति देखिए कि 6 फुट की हाइट अमिताभ बच्चन महानायक की तरह से बंबई में गए हीरो बनने, ऊपर से खाली है पूरा, राजनीति में लौटे, गोल्ड मेडल मिल गया उनको, डिस्टिंक्शन मार्क मिल गए उनको। ऐसे लोगों को उनको कुछ देखे ना, उनकी कोई सोच हो, एक विजन हो राजनीति के बारे में। ऐसे लोगों को तो लाना चाहिए पार्टी में कि फला के बेटे हैं इसलिए उनको राजनीति में उनके लिए बिल्कुल रेड कारपेट बिछा करके और स्वागत उनका किया जाए।
ऐसे लोगों को हरेस करने की जरूरत है। जो पार्टी लेवल, जो पार्टी के कार्य, इसीलिए पार्टियों में देख रहे हैं कि किस तरह से एक पैराट्रूपर्स आ रहे हैं। ज्यादातर पैराट्रूपर्स आए, उनको मिल गया टिकट, और जैसे भी हो उनको अच्छे ओहदे मिल गए, और पार्टी के जो कार्यकर्ता जो कुर्सियां लगाने से कालीन बिछाने तक का काम करते हैं, हरेस होते हैं। उनमें देखिए, पार्टी के अध्यक्ष की आदेश, जो लीडर है, उसका दायित्व बनता है कि बिल्कुल मतलब एक न्यायाधीश की तरह से देखे अपनी पार्टी में कि कौन है वाकई में जिसकी अच्छी फीडबैक है, जिसके बारे में लोग अच्छा कहते हैं फील्ड में भी और पार्टी में भी, कि ये व्यक्ति प्रतिनिधि होने लायक है। वहां से क्लीनिंग शुरू होगी, न कि किसी क्रेडेंशियल्स के हिसाब से कि मतलब ये फला परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो है ये तो राजनीति के लिए अवतार ही हुआ है इनका। ये इन प्रवृत्तियों को जब तक खारिज नहीं किया जाएगा, तब तक अच्छे लीडर नहीं मिलेंगे। और जनता के पास जो विकल्प होगा उसी में तो चुनेगी। अगर हम कहें चोर और डाकू में विकल्प चुनना है तो क्या करेगा? बहुत करेगी, चोर को चुनेगी। तो जो सफाई होनी है वो ऊपर से सफाई होने की जरूरत है, पार्टी लेवल पे सफाई होने की जरूरत है। उनका जो पूरा जो पार्टी का पूरा सिस्टम है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें न कि एक व्हिप चलना चाहिए इस तरह की। बिना इसके चीजें फिलहाल सुधरने की स्थितियां नहीं दिखती। मैं आपके पास आऊंगा सुनील पाठक जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी सरकार भी राजीव गांधी सरकार की तरह का बहुमत में है? तो क्या जो चुनाव रिफॉर्म की बात त्रिपाठी जी ने कही है, उसको करने की ताकत नरेंद्र मोदी सरकार रखती है या नहीं रखती? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत आवाज का बड़ा संकट, आवाज बहुत। बताइए, आप बताइए। दीपक सेन जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी स्वस्थ लोकतंत्र में चुनावों में जाने से या किसी पार्टी का मेंबर होने से या कोई पार्टी अगर किसी को अपना नेता चुनती है या किसी क्षेत्र से खड़ा करना चाहती है, तो वो इन आधारों पे आप नहीं रोक सकते कि वो व्यक्ति पहले क्या करके आया है या किस दल से बिलोंग करता है, किस परिवार से बिलोंग करता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी किसी क्षेत्र में जब घुसता है तो शुरुआत में उसके अंदर प्रतिभा की कमी नजर आती है और धीरे धीरे वो जो है धीरे धीरे अपनी विधा में वो महारत हासिल कर लेता है और एक अच्छा राजनीतिक और अच्छा समाज सेवी बन पाता है। तो उसको उस तरह से रोका जाना जो है वो स्वस्थ लोकतंत्र में कहीं भी संवैधानिक नहीं होगा। अब जहां तक आपका मूल प्रश्न है, आपने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को इस तरह का बहुमत है वो जो इस तरह की सुधारों को कर पाए, तो वास्तविकता ये है कि आज के समय में जो रिफॉर्म आप खोजते हैं उस तरह का रिफॉर्म करने के लिए कोई भी दल न तो तैयार है न उनकी नीतियां ऐसी हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आज के समय में नरेंद्र मोदी सरकार के पास इतनी बहुमत तो है, लेकिन वो इसका उपयोग इन कामों के लिए नहीं करेंगे। उनके अपने कुछ एजेंडे हैं जो वो करते हैं और उसी के लिए वो उसका उपयोग करेंगे। चुनाव सुधारों के लिए वो नहीं करने वाले हैं इन चीजों का उपयोग और न ही उनसे उम्मीद किया जाए। हाँ, अगर ये इतना सुधार संभव हो तो कर सकते हैं कि हमने जिस चर्चा के लिए आज का समय निकाला था, जो मूल मुद्दा है हम लोगों का कि दल बदल कानून को प्रभावशाली बनाया जाए और उसमें ये चीज जोड़ा जाए कि जो प्री पोल अलायंसेज हैं उनको दल बदल कानून के अंतर्गत लाया जाए, न कि कोई खास विधायक, कोई खास सांसद अगर अपनी पार्टी को बदलता है तो उसके ऊपर लागू किया जाए, बल्कि अगर दो संघ भी आपस में अलग होते हैं, दो राजनीतिक दल भी अलग होते हैं, तो वहां पर भी कुछ सीमाओं तक ये लागू किया जाए। और इसके लिए अगर वर्तमान सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। हालांकि ये एक समस्या है। समस्या ये है कि भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार का बनना और टूटना दोनों जो है बार बार पॉसिबिलिटीज इसकी बनती रहती है और उसमें अगर आप कोई कड़ा कानून लाएंगे तो फिर ये समस्या और अधिक गंभीर होगी। इसलिए लेकिन ये कानून लाएं जो कि शुरुआत करे इन चीजों का कि कम से कम प्री पोल अलायंस से जो है वो 5 साल टिक पाए और जनता को ये लगे कि नहीं, हमने जिसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में
प्रोजेक्ट करके और उसको वोट दिया, वो हमारा सार्थक रहा। क्यों? आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि चुनाव जो हैं वो अब दल आधारित नहीं रह गए हैं, चेहरे आधारित हो गए हैं। लोग पहले ही तय कर लेते हैं, पार्टियां भी पहले तय कर लेती हैं कि हमारा मुख्य नेता कौन होगा, राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा या हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर आप ये कानून नहीं इसको एक्सटेंड करते हैं प्री पोल अलायंसेस पे, तो फिर जो पुराना हमारा 85 का बना हुआ कानून जो है वो आज धीरे धीरे निष्प्रभावी होते जा रहा है। आपका क्या कहना है विवेकानंद जी इस बारे में, जो त्रिपाठी जी ने बोला, सॉरी पाठक जी ने जो बोला? पाठक जी, आवाज आ रही है आप तक? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? देखिए चेहरा तो एक आगे करना ही पड़ेगा, चेहरा तो एक आगे करना ही पड़ेगा कि पहले इस पार्टी का, इसका चेहरा कौन है। तो ये उसको डायलेमा में हम जनता को नहीं रख सकते, वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये फला ये चीजें हैं, तो वो तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए। उसमें कोई किस तरह लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बहुत मायने रखती है, तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट अगर चीजें नहीं हैं तो फिर आप अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सॉवरेंटी है वो जनता के ही हाथ में है, संप्रभु तो वही है ना, तो आप उससे किस तरह के छुपाव बराव रखते हैं? चेहरा सामने लाना ही पड़ेगा उसका। ये जो प्रतिनिधित्व आप दे रहे हैं उसका ये चेहरा है, उसमें नहीं क्षमा करें विवेकानंद जी, मैंने इसका विरोध नहीं किया। मैंने ये कहा कि अब की परिस्थिति में यही राजनीतिक स्थिति है कि एक चेहरा रखना पड़ता है, और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लागू किया जाए तो फिर ये पूरा का पूरा कानून बेकार हो जाएगा। मैं इस बात को कह रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो प्री पोल अलायंस पर लागू किया जाए, मैंने ये कहा। मतलब जो लागू होना चाहिए। मैं तो उसके जो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई इस तरह का चेहरा पहले से नहीं हुआ, चेहरा होना चाहिए, मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ। मैं तो इस लॉ को जो प्री पोल अलायंस भी लागू होना चाहिए, इसको प्री पोल अलायंस की स्थिति अगर ये लागू नहीं होगा तो फिर देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल कपड़े की तरह लोगों की प्रतिबद्धताएं और पार्टी के प्रति निष्ठाएं बदल रही। तो ये तो जरूरी है, ये मौजूद है आज के दौर में, प्रासंगिक है। जिस तरह से बार बार मैं कह रहा हूं कि जो गिरावट की राजनीति शुरू हुई है उसमें इन कानूनों के बैरियर की क्यों जरूरत पड़ रही है इनके लिए, इसलिए उनका हमारे से संबंध कट गया है। मैं आखिरी क्वेश्चन सुनील पाठक जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर हम इस समय पर जब हम जिस स्थिति में आज हम खड़े हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि क्या चुनाव सुधार बेहद जरूरी हो गए हैं? चुनाव सुधार बहुत डिस्टर्बिंग हो गया, मत वो करिए, बड़ा लंबा खिंच रहा है वो करिए, मतलब आवाज में क्लैरिटी ना होने से मजा नहीं आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन को पूछ रहा हूं मैं। आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल आवश्यक है, ये बिल्कुल आवश्यक है। चुनाव सुधार किया जाना चाहिए और अगर संभव हो तो इसके लिए जनता से ओपिनियन मांगा जाए। वर्तमान सरकार इस परिस्थिति में है कि वो उसके पास काम करने के लिए समय भी है, उसके पास काम करने के लिए बहुमत भी है। अगर संभव हो तो इसके लिए जनता से ओपिनियन भी मांगा जाए और चुनाव सुधारों के लिए क्या क्या आवश्यक प्रावधान किए जाए वो वर्तमान सरकार उसके लिए प्रयासरत हो और उसको लागू करे। बिल्कुल आवश्यक। त्रिपाठी जी आपसे लास्ट क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार को चुनाव सुधार लागू करना चाहिए? हेलो, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या चुनाव सुधारों के बारे में पूछ रहे हैं ना, मंदाज से ही बोल रहे हैं क्योंकि आवाज क्लियर नहीं हो रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन कि क्या मोदी सरकार इस स्थिति में है कि वो चुनाव सुधार लागू कर सकती है? हेलो, देखिए
इन हमारे साथ त्रिपाठी जी का संबंध टूट गया था, दरअसल वापस जुड़ रहे हैं। हेलो, त्रिपाठी जी देखिए कोई भी कानून बनता है तो बाद में उसके लूप होल्स पता चलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसी तरह का है। इसके जो कमियां खामियां आ रही हैं, इसको 1985 के बाद जो कमियां आई 2003 में सुधारा गया। 2003 के बाद जो कमियां खामियां सामने आ रही हैं उसे सुधारा जाए। तो कानून अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें और सुधार की जरूरत है। खासतौर से चुनाव में भी बहुत सुधार की जरूरत है। और वो सुधार जो है हमारे पंचायत लेवल से शुरू होना चाहिए और बाकी संसदीय स्तर तक जाना चाहिए। ये आज की मांग है। हमारे दोनों विशेषज्ञों का ये मानना है कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता देश को है और कहीं ना कहीं हमें इसके लिए सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए और पंचायत लेवल से लेके मतलब ऊपर लेवल तक, संसद लेवल तक इस तरह के चुनाव सुधारों को लागू किया जाना चाहिए जो जनहित में है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच? जी धन्यवाद।